नमस्कार, सत श्री हाँ अकाल, जी। राम राम, महागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट ओमकार चौधरी सर। और कल रात से काफ़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं जब हम बात करते हैं अपने पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। और उसमें जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है, शुभेंदु अधिकारी कल रात आनन-फानन में दिल्ली पहुँचे और उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। फिर शाह का स्टेटमेंट आना, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जिनको समझने की ज़रूरत है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। देखिए, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं तो एक कर्टसी कॉल होती है कि आप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद दिल्ली आते हैं तो राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जो बीजेपी की बाकी की लीडरशिप है, जैसे हायरार्की में राजनाथ सिंह नंबर 2 आते हैं प्रधानमंत्री के बाद, उनसे उनकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है दिल्ली आने के बाद। और गृह मंत्री चूंकि बीएसएफ के एक कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो अब गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। बहुत संभव है प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो, राष्ट्रपति से भी मिले। तो ये तो एक कर्टसी कॉल है। कर्टसी कॉल के साथ साथ एक बहुत बड़ी मुहिम इस समय शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। देखिए, 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी। इनके साथ 5 दूसरे मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके बाद से अब तक इन 10-11 दिनों के भीतर ही उन्होंने इतने फैसले लिए हैं, इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने एक्शन हुए हैं कि उनको याद करना, उनको बताना क्रमबद्ध तरीके से कि किस तारीख में क्या हुआ है, वो भी मुश्किल है। क्योंकि उनके नेतृत्व में सीमा पर भी, घुसपैठियों के ऊपर भी, पत्थरबाजों के ऊपर भी, जो गुंडे थे टीएमसी के उनके ऊपर भी, यहाँ तक के वो जहांगीर खान का जो है वो चुनाव से भागना, फल्टा में कल मतदान भी हो गया है। और आपके अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज होना, जो उन्होंने गृह मंत्री को धमकी दी थी, ये बड़े एक्शन हैं। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो 2 कैबिनेट की अब तक बैठक हुई हैं, उसमें कुछ बड़े फैसले हुए हैं। जैसे पशुओं को जब काटा जाता है, उनको सार्वजनिक स्थान पर आप नहीं काट सकते। उसके लिए जो स्लॉटर है वहीं पर आप ये सब कर सकते हैं। और दूसरे तमाम फैसले हुए हैं जो बहुप्रतीक्षित थे। और आप केंद्र में आए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, तो जाहिर है जो एश्योरेंस दिए गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, उनको तेज गति से कैसे जमीन पर उतारा जाए, इस पर डिस्कशन होगा। हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि अभी आधी अधूरी सरकार के साथ मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है, उन संभावित चेहरों पर भी चर्चा होगी पार्टी नेतृत्व से। और अगर वो कल सुबह तक रहे तो बहुत संभव है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात इस बारे में हो और जो बंगाल के प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत हो। बहरहाल, जो गृह मंत्री का कार्यक्रम था बीएसएफ के साथ, उन्होंने एक टास्क ऑलरेडी उनको दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही सीमाओं को हम पूरी तरीके से सील करेंगे, बंद करेंगे, बिल्कुल चाक चौबंद कर देंगे। और ना केवल फेंसिंग वगैरह से, बल्कि जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस उपकरण होते हैं, जो सर्विलांस हैं और दूसरी चीजें हैं, वो सरहदों पर लगाई जाएंगी। और इससे तकनीकी और तमाम दूसरे जो आयाम होते हैं, उसकी सीधी मदद बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को जमीन पर ही मिल पाएगी। तो जो घुसपैठ की जरा सी भी आशंका बनी रहती है, उसको खत्म किया जाएगा। नंबर 3, बहुत बड़े पैमाने पर देश के भीतर जहां जहां घुसपैठिए हैं,
और जो सरकारी जमीन पर, रेलवे की जमीन पर बरसों से जमे बैठे हैं, घर बना लिए हैं, बकरी ले ली और दूसरे पशु ले लिए, वहीं पर उन्होंने अपने दस्तावेज बनवा लिए, यानी पूरी घर गृहस्थी बसा ली है। यहाँ तक कि उन्होंने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारी सरकारी सुविधाओं का वो फायदा पहुंचा रहे हैं। उनकी पहचान शुरू हो गई है, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। अभी जो बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास पिछले 4 दिन से कार्रवाई चल रही है डिमोलिशन की, तो वहां तो इन्होंने आड़ लेने के लिए एक मस्जिद भी खड़ी कर ली थी। तो मस्जिद समेत और वो पूरा जो गरीब नगर था उसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया गया है। आज चौथा दिन है, मेरे विचार से शाम तक वहां ये काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो कल हो जाएगा। सारी बस्ती जो बनाई गई थी उसको खत्म किया जा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में ये काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी समस्या है ये, इसको संरक्षण मिलता रहा है और इन घुसपैठियों को टूल की तरह ममता बनर्जी इस्तेमाल करती रही है। तो बहुत संभव है कि पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़े पैमाने पर ड्राइव शुरू किया जाए। ऑलरेडी अगले 3 महीने के लिए वहां केंद्रीय बलों को रोक दिया गया है। गृह मंत्री पहले ही आदेश दे चुके हैं कि अगले 3 महीने के लिए केंद्रीय बल वहीं रहेंगे। अगर कोई खुरापात करे, उपद्रव करने की कोशिश करे, पत्थरबाजी, आगजनी करने की कोशिश करे, कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करे, तो उसे सख्ती से दबा दिया जाए। सर, ये जो बांद्रा वाला और ये जो रेलवे स्टेशन का हावड़ा वाला है, कई जगह कई सोशल मीडिया पोस्ट पे पढ़ने में आ रहा है कि इंटेलिजेंस की खबर है कि इन लोगों के थ्रू कोई बहुत बड़ा कांड करने की भी ये लोग कोशिश मतलब तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अचानक से जितने भी रेलवे स्टेशन के आसपास इन लोगों की पुरानी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटाया जा रहा है, इन मास लेवल पे हटाया जा रहा है। सर, पहला पॉइंट वो। और दूसरा ये कि राजनाथ सिंह के साथ मिल रहे थे, किसी गृह मंत्री के साथ मिलना समझ में आता है, राजनाथ सिंह के साथ मिल रहे हैं, इट्स रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ द कंट्री। जी नहीं, जो दोनों देशों के साथ सीमाएं लग रही हैं वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ही मामला है। तो वहां पे बाड़बंदी जो भी होगी, ठीक है, बीएसएफ और सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन सरहदों की जब बात होती है तो वो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आ जाती है, क्योंकि सरहद पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग राज्यों में अलग अलग केंद्रीय बलों के जिम्मे है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सेना भी जाकर के मोर्चा संभालती है और सेना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो जो दूसरा सवाल आपने किया है कि बांद्रा रेलवे स्टेशन और हावड़ा वगैरह, तो हावड़ा स्टेशन के पास तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, अतिक्रमण था, आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही थी। वहाँ ठेली रेहड़ी वाले और वैसे जम गए थे लोग, बस उनको थोड़ा सा खिसका दिया है, हटा दिया है, भगा दिया है वहां से। ये बांद्रा वाला जो है ये बहुत गंभीर समस्या थी और ये कई साल से कोर्ट कचहरी में ये केस था, इसकी बहुत लंबी सुनवाई चली आ रही थी। अब आकर के कोर्ट ने इसको डिमोलिश करने के आदेश जारी किए हैं। तो जो बीएमसी है उसने राज्य सरकार को बताया। राज्य सरकार, कल एकनाथ शिंदे का बयान भी आया था कि जितने भी घुसपैठिए हैं, केवल बांद्रा स्टेशन के आसपास की बात नहीं है, पूरी मुंबई में, नवी मुंबई में जितने भी घुसपैठिए हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मुंबई से बाहर निकालेंगे, खदेड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे, इनको डिपोर्ट करेंगे, ये मुंबई में नहीं रह सकते। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, खास तौर से बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास। लेकिन ये अकेला स्टेशन नहीं है, पूरी मुंबई में जितने भी लोकल के या पश्चिमी रेलवे से जुड़े हुए स्टेशन हैं, वहां पर इस तरह के अतिक्रमण हैं। तो इनको हटाना, इनको वहां से भगाना और जो वाकई घुसपैठिए हैं उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार करना, डिटेन करना और उनको डिपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी मुहिम है।
सर, वेस्ट बंगाल में न्यूज़ का सिलसिला बहुत तेज़ी से अभी भी जारी है। डीसीपी शांतनु सिन्हा पर मनी लॉन्ड्रिंग केस अप्लाई किया जा रहा है। शांतनु सिन्हा ने तो, वो एक गांव में कहावत है, चाड़े फाड़ रखे हैं। इतनी प्रॉपर्टी पर कब्जा है इस आदमी का, महल जैसे घरों पर भी इसका कब्जा है। और ये ममता बनर्जी का मुंह लगा हुआ था। इसके खिलाफ पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की नहीं गई, क्योंकि उस समय संरक्षण देने वाली सरकार थी। अब इस पर शिकंजा कस दिया गया है। इसके पास अकूत संपत्ति है, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। जाहिर है वो शुभेंदु सरकार के पास सारी फाइलें आ चुकी हैं, जितनी अवैध संपत्तियां हैं। 43 प्रॉपर्टीज तो अभिषेक बनर्जी की हैं, जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है कि ये 43 है। अब उसमें कुछ कहीं अफवाहें वाली भी सूची बन गई होगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री के पास लिस्ट है, सॉलिड लिस्ट, इनकी कंपनी में जो भागीदार हैं वो और ये, इनके नाम 24 प्रॉपर्टीज हैं। और वो नगर निगम कोलकाता के पास बाकायदा उसकी जानकारी है। तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा भी है शुभेंदु अधिकारी ने कि इस कंपनी के नाम ये 24 प्रॉपर्टी कैसे आ गई, अभी तो मैं जरा इसकी जांच कर रहा हूं, उसके बाद इनको उल्टा टांगूंगा। तो वहां इतनी लूट हुई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो जहां था, वो पार्थ चटर्जी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, और वो अर्पिता मुखर्जी उसकी सहेली, दोनों के यहां जब छापा पड़ा था, 53 करोड़ का तो कैश बरामद हुआ था उनके यहां से, और ज्वेलरीज बरामद हुई थी। फिर एक वो अनुव्रत मंडल जो पशु तस्करी का काम करता था बांग्लादेश से, वो गिरफ्तार हुआ, वो सैकड़ों करोड़ का मालिक। एक और इनका मंत्री गिरफ्तार हुआ था, उस पर भी गंभीर किस्म के आरोप थे। तो यहां तो जिसकी पूंछ उठा रहे हैं वही करोड़पति, सैकड़ों करोड़ों का मालिक मिल रहा है। तो ये मुहिम चलेगी। शुभेंदु सरकार जो है वो लगातार ऐसी जो काली भेड़ें हैं उनको उनके कॉलर से पकड़ रही है, उनकी गर्दन दबोच रही है, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। अब मतलब अभिषेक बैनर्जी और महिलाओं की प्रॉपर्टीज का भी हमने सर डिस्कस किया था। महिलाओं के साथ उनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है। ये सयानी घोष के साथ ही उनकी 10-12 प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा वो अमृता चैटर्जी, सम बैनर्जी, मतलब लिस्ट ऐसा लग रहा है कि अब जैसा जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, कभी 10 निकली थी, फिर 12 निकली, फिर 17, फिर 40 प्रॉपर्टीज की लिस्ट जो महिलाओं के साथ है उनकी। ये तो मतलब जिसको बोलते हैं एकदम ही इन्होंने अंधाधुंध लूट मचा रखी थी। सर, यूपी की तरफ अब बढ़ रहा है, जैसे जैसे बंगाल में स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसे गाय की हत्या को लेकर, काउ स्लॉटर को लेकर चल रहा था, हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट आया था, उसी तर्ज पर अब इधर वाले भी उछलने लग गए हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी उछलने लग गए हैं। इधर भी कुलबुलाहट बहुत बुरी तरीके से शुरू हो चुकी है। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब फरवरी 2027 में चुनाव है। उत्तराखंड में भी उसके साथ हैं, पंजाब में भी हैं, मणिपुर और गोवा में भी है, और 2027 के आखिर में फिर हिमाचल और गुजरात में है। यानी 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। फिर 28 में तो कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो ये कुल मिलाकर के 10-11 राज्यों में, बल्कि 12 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण स्टेट रहा है, और पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, ताकत दी है। और 2017 में तो चेहरा योगी आदित्यनाथ नहीं थे, पर 2022 में तो योगी आदित्यनाथ को ही आगे करके चुनाव लड़ा गया था, और उन्हीं के चेहरे पर बहुमत हासिल हुआ है। इस बार उनके नेतृत्व में भी ये दूसरा चुनाव है, और अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलता है
तो निरंतरता में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का एक अनूठा रिकॉर्ड वो बनाएंगे। तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों 2017 में भी तो मिलकर के चुनाव लड़े थे। याद करिए, यूपी के दो लड़के। तो उस समय क्या हुआ था, उससे पहली विधानसभा में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 के बीच में, और कांग्रेस के पास भी 28 सीटें थी। लेकिन 2017 में क्या हुआ, ये तो पूर्ण बहुमत से 47 सीटों पर आ गए अखिलेश बाबू तो, और राहुल गांधी की दूसरे लड़के की पार्टी 28 सीटों से गिर करके 7 सीटों पर आ गई। तो 28 से 7 पर आ गई, 21 इनकी घट गई। अब ये दोनों लड़के फिर एक साथ अपने गलवैया मिला करके रास्ते पर चल रहे हैं, नगमा सुनाते हुए एक दूसरे को, और उत्तर प्रदेश की जनता को भी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने को तैयार है नहीं। अभी एक और डेवलपमेंट हुआ है, मायावती के पास भी कांग्रेस नेतृत्व ने कुछ लोगों को भेजा है कि वो भी इस गठबंधन में आ जाएं, लेकिन मायावती तो चिमटे से भी इनको छूने को तैयार नहीं है। वो पहले भी कह चुकी, पहले भी उन पर डोरे डाले गए। सोनिया गांधी ने एक बार 2018 में जब शपथ समारोह हो रहा था कुमार स्वामी का, कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बन रही थी, तो वहां बड़ा जमावड़ा हुआ था विपक्षी दलों का। उसमें मायावती भी पहुंची हुई थी, सोनिया गांधी भी पहुंची हुई थी, और दोनों माथे से माथा मिलाकर के फोटो खिंचवा रही थी। लेकिन बाद में जब सोनिया गांधी ने उनके पास समझौते का प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने ठुकरा दिया कि ठीक है, फोटो के लिए तो आप फोटो खिंचवाना चाहती थी, उसका मिसयूज करना चाहती थी, कर लिया, लेकिन जहां तक साथ में चुनाव लड़ने का प्रश्न है तो वो तो नहीं लड़ेंगे। और वैसे भी कोई कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव क्यों लड़ना चाहेगा, उसके पल्ले में है क्या? 2-2.5% वोट शेयर बचा है पूरे उत्तर प्रदेश में, 2 विधानसभा सीटें उसके पास हैं, तो कोई क्यों जाएगा? और केवल इसलिए कि आपको ये वहम है कि मुस्लिम वोट आपके साथ है, या ऐसे लोग जो हिंदू तो हैं पर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के साथ नहीं हैं और वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। ये वहम पाले हुए पता नहीं कब से ये बैठे हुए हैं, इनको कहीं कोई सफलता मिल नहीं रही। और राज्य दर राज्य आप देख लीजिए ना, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 11 राज्यों के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से कांग्रेस के 6 एमएलए जीते हैं और सभी 6 के 6 मुस्लिम हैं। महाराष्ट्र की करीब 288 की सीट का सदन है, कांग्रेस को 13 सीटें मिली हैं, शायद 13 या 16 है। झारखंड में 16 सीटें मिली हैं, तमिलनाडु में 5 सीटें मिली हैं, दिल्ली में खाता नहीं खुला, पश्चिम बंगाल में 2 सीटें आई हैं। तो कांग्रेस है कहाँ, बची है क्या? और ये केरल में भी इसलिए इनकी यूडीएफ की सरकार बन गई क्योंकि बहुत सारे दल मिलकर के लड़ रहे थे। नंबर 2, पी विजयन की सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही थी, उसके खिलाफ एक स्वाभाविक जो एक जनता में नाराजगी होती है वो थी, और कोई तीसरा विकल्प था नहीं। तो इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ये जैसे एक बंदरी का मरा हुआ बच्चा रहता है और वो कुछ दिन तक उसे अपने सीने से लटका करके चिपका करके चलती रहती है, ये आलम कांग्रेस का हो गया है। ये अखिलेश यादव वगैरह भी इसलिए इनको गले में लटकाए हुए हैं या पेट पर चिपकाए हुए हैं क्योंकि उनको भी ये वहम है कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट है, ये मुस्लिम वोट विभाजित ना हो जाए, और कोई कारण नहीं है।
सर राहुल गांधी, जो सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी होंगे इस बार कांग्रेस की तरफ से जो लीड करेंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। प्रियंका को तो डंप कर दिया इन्होंने, बेचारी प्रियंका कितनी मेहनत की थी पिछली बार के यूपी इलेक्शन में। उनको तो पूछने ही नहीं देते हैं सर, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं ये लोग। कहाँ गया इनका महिला सशक्तिकरण? काफी मेहनत की थी उन्होंने, 7 सीटों से घट करके 2 पर आ गई थी, और वोट ऑफ परसेंटेज भी 4.5 से घट करके 2.25% पर आ गया था। तो मेहनत व्यंग्य था तो सर। उन्होंने बहुत मेहनत मेहनत तो की। मेहनत तो उन्होंने इतनी की थी कि 40% महिलाओं को टिकट बांट दिए, और उनमें से अधिकांश की जमानत जब्त हो गई। जमानत तो खैर सारे कैंडिडेट की हुई, जब्त हुई थी, 2, 3, 4 को छोड़ करके, बाकी तो सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। तो कोई प्रियंका गांधी और कोई राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। क्यों राहुल गांधी नहीं हार गए थे 2019 में स्मृति ईरानी के सामने अमेठी में? तो कोई इनमें तुर्रम खां नहीं है। और सोनिया गांधी रायबरेली क्यों छोड़ करके चली गई थी, इस बार राज्यसभा में क्यों चली गई? क्योंकि रायबरेली का पैटर्न अगर उठा करके देखें पिछले 3 लोकसभा चुनाव का ही, तो उनकी भी मतदाताओं की संख्या लगातार घटती जा रही थी। और जब अंतर इतना कम रह जाए, तो अगर 2-4% भी इधर उधर हो जाए, स्विंग हो जाए, तो प्रत्याशी हार जाता है। तो इनका कोई असर बचा नहीं है, आप किसी को भी चेहरा बना लो। और राहुल गांधी को तो कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, तो इनके नाम पर वोट तो कौन देगा? और विधानसभा चुनाव में वहां मेन चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। और दूसरा कोई चेहरा अगर हो सकता है तो वो अखिलेश यादव। अब वो मरी गिरी जैसी भी हालत में है, समाजवादी पार्टी के पास 25+ वोट शेयर अभी भी है। तो योगी आदित्यनाथ के सामने ये कितना खड़े हो पाएंगे, सोचने वाली बात ये है। इनके पास मुद्दे हैं सर, अखिलेश यादव के पास। मैंने सुना है सर आजकल मंदिर बहुत जा रहे हैं, उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस वायरल हो रही है, मंदिर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं जी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है, तभी तो उनके भगवा वस्त्र पहनने को लेकर के तंज कसते रहते हैं, उनके उत्तराखंड का होने को लेकर के तंज कसते रहते हैं, और भूल जाते हैं कि नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिर बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। और उत्तराखंड 2000 तक, सन 2000 तक उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 राज्यों को अलग किया था, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को। बिहार से अलग हुए थे झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आप अलग करके देख भी नहीं सकते। जहां तक सवाल है कि कौन बाहरी कौन भीतरी, तो भाई शीला दीक्षित उन्नाव की बहू थी, 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों रही? अरविंद केजरीवाल चरखी दादरी हरियाणा से हैं, सिवानी मंडी से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों रहे 2013 से और 2025 तक? इसी तरीके से अभी रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ये जींद की बेटी हैं, इनका जो मायका है वो जींद है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई। सुषमा स्वराज, उनका भी डायरेक्ट दिल्ली से लेना देना एज सच नहीं था, वो भी हरियाणा से थी, हरियाणा की शिक्षा मंत्री रह चुकी थी देवीलाल जी की सरकार में, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप इस मेरिट पर चर्चा करिए ना कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है, ये साबित करिए। इतने एक्सप्रेसवे, इतने हाईवे, इतना पूंजी निवेश, इतने हवाई अड्डे, और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ नगरी का एक तरीके से कायाकल्प हो गया, और अयोध्या का रूपांतरण ही हो गया। कभी जैसे त्रेता युग में दिखाई देती होगी, वैसी ही भव्यता प्राप्त कर रही है। सरयू का कायाकल्प हो गया, उसके तटों का सौंदर्यकरण देखिए,
भव्य राम मंदिर बन गया है। तो आप काम के आधार पर आप किसी की आलोचना करें, किसी का विरोध करें, समझ में आता है। लेकिन आप किसी के भगवा वस्त्रों पर टिप्पणी शुरू कर दें, ये कैसे बाबा हैं, इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू करें, इससे वोट नहीं मिलते। जी। सर, आज अजय राय, समाजवादी पार्टी के एक और नेता, उन्होंने फिर मोदी जी को गाली दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। सॉरी, हाँ, और कांग्रेस के हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, या और जी। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंडिडेट भी रहते हैं। जी। देखिए, जब नेता इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहेंगे खड़े होकर के, तो बाकी तो सब ये उनके चंगू मंगू हैं। जैसे ऊपर वाले वाणी का प्रयोग करते हैं, नीचे वाले उससे भी दोगुनी गंदी गाली का जो है वो बखान शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने ऐसी कौन सी गाली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक नहीं दी है? और दुनिया भर की गालियां ये देते रहे हैं। कोई बिच्छू बता रहा है, कोई मौत का सौदागर बता रहा है, कोई खून की दलाली बता रहा है, कैसी कैसी बातें कही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा है क्या? जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तब से ये लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके बारे में तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जाते हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनको अमेरिका की किसी संस्था का इनविटेशन मिला था। उनको अमेरिका जाना था, उनका उद्बोधन था, भाषण था, कार्यक्रम था। ओबामा राष्ट्रपति थे। 67 एमपीज ने एक मेमोरेंडम साइन करके ओबामा को भेजा था कि इनको अमेरिका का वीजा न दिया जाए क्योंकि गुजरात दंगों के आरोपी हैं। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? किसने ये साबित किया है? कौन से कमीशन ने, कौन सी कमेटी ने, कौन सी एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात आई है कि नरेंद्र मोदी के स्तर पर, चीफ मिनिस्टर के स्तर पर कोई नेग्लिजेंसी हुई है? कहीं कुछ नहीं है। लेकिन माताजी के इशारे पर सारी कांग्रेस पार्टी और उनके सुपुत्र भी सब अभी तक भी लगे हुए हैं उनको गालियां बकने में। और गाली क्यों दी जा रही है? इनको लगता है कि इस देश पर राज करने का तो एकाधिकार इनके पास है, एंटाइटलमेंट तो इन्हीं के पास है। एक चाय वाले का बेटा कैसे आकर प्रधानमंत्री बन सकता है? वो कैसे नई संसद बना सकता है? वो कैसे सेंट्रल विस्टा खड़ा कर सकता है? वो कैसे प्रधानमंत्री का नया ऑफिस बना सकता है? या इतने बड़े पैमाने पर रेलवे का कायाकल्प उनके नेतृत्व में कैसे हो सकता है? मेट्रो का जाल जो है पूरे देश के बड़े बड़े महानगरों में कैसे बिछाया जा सकता है? रेलवेज का, एयरवेज का, वाटरवेज का, जो यातायात है आपका, एक्सप्रेस वेज, हाईवेज, इनका जाल कैसे बिछाया जा सकता है? 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, वो ऊपर आ गए हैं, तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को कैसे मिल सकता है? और दुनिया भर के 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको कैसे मिल सकता है? वो कोई आदमी इतना लोकप्रिय कैसे बना रह सकता है? 11 साल बाद, 12 साल बाद भी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही। तो जलने की लाखों वजहें हैं। तो गालियां नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी? बुढ़ा होता जा रहा है राहुल गांधी, उम्र निकली जा रही है। कहाँ तो मनमोहन सिंह के बाद उनकी मम्मी चाह रही थी कि यही शपथ लें, और कहाँ उनको लंबा वेट करना पड़ रहा है। सर, इंटरेस्टिंग बात ये कि जितनी ये गाली देते हैं उतनी ज्यादा लोग उनके खेमे में और खड़े हो जाते हैं। अभी आज ही कोई कमेंट किया है ध्रुव राठी ने मोदी जी के ऊपर, एग्जैक्ट कमेंट के डिटेल्स अभी आए नहीं मेरे पास। गुल पनाग, जो कि हार्डकोर लेफ्टिस्ट हैं, शी स्टैंड्स अप एंड सेज दिस इज योर क्रॉस, यू हैव क्रॉस द लिमिट। तो जितना ये गाली देते हैं, जितना अपने अंदर का गंद निकालते हैं, जितना अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं, जनता और उनकी साइड ही बढ़ती जा रही है, वो उन्हीं की तरफ और कंसोलिडेट कर देती है। तो हमेशा उल्टा ही पड़ रहा है इनका। एक बात है ना कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में इधर उधर खड़े हुए बहुत सारे कुकुर जो हैं वो आपके ऊपर भौंकेंगे,
आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। आप उनमें से हर एक को अगर पत्थर मारने लगे खड़े होकर के, तो आप भूल जाएँगे कि कहाँ जा रहे थे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का जो है लक्ष्य तय है। वो ये जो इधर-उधर खड़े भौंक रहे हैं, उनकी तरफ वो देखते भी नहीं, इनका नोटिस भी नहीं लेते। वो अपने टारगेट की तरफ निकले जा रहे हैं। बेस्ट पॉलिसी आई वुड से। सीखने की जरूरत है हमें भी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। सर का चैनल है ओसीएन नेटवर्क, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।